एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 23 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जीएसटी काउंसिल के बारे में आई है कि जो टैक्स रेट है उसे रैशनलाइज करने की बात की जा रही है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में और कोई सी भी जानकारी नहीं है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, जो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, पर आज दोबारा डिस्कस करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की। इस्टेब्लिश क्यों की गई थी? ताकि डिसीजन और रिकमेंडेशन ये दे सके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई सी भी इश्यूज हैं अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर, या टैक्स की क्या रेट वगैरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस और रिकमेंडेशन देती है। ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल रहती है अगर फार्मूला, अगर पॉलिसीज़ के लिए, सॉरी फार्मूला नहीं, फॉर्मुलेट करनी होगी अगर पॉलिसीज़ या रूल्स या रेगुलेशन या कोई सी भी जीएसटी सिस्टम के अंदर, तो ये पर्टिकुलर बॉडी डिसीजन लेती है। अब 101 यानी 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में लाई गई थी, उसी के द्वारा आपको पता होगा कि नई टैक्स रिजीम यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। और इसी अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 279A को इंसर्ट किया गया, ठीक है, जिसके तहत प्रेसिडेंट को पावर मिली कि वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर सके। तो आपको याद रखनी है आर्टिकल 279A के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल लाई गई है, यानी जीएसटी काउंसिल। अब चेयरपर्सन कौन रहते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो जो भी मेंबर हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के, तो आपको पता होगा कि ये मेंबर्स तो मैं डिस्कस कर दूंगा, पर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि जितने भी स्टेट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, वो खुद आपस में सेलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करते हैं वाइस चेयरपर्सन को, ठीक है। तो उनके द्वारा वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किए जाते हैं। और मेंबर्स कौन कौन रहते हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंचार्ज रहते हैं रेवेन्यू या फाइनेंस में, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ, या कोई और मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरपर्सन रहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा, ये परमानेंट इनवाइटी आपको याद रखनी है, ठीक है। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर कोई सी भी डिसीजन ली जाएगी तो उसके सामने वोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए कोई सी भी अगर डिसीजन या कोई सी भी पॉलिसीज अगर लाई जा रही है तो उसको पास करने के लिए। और कोरम 50% होनी चाहिए, यानी अगर मीटिंग जीएसटी काउंसिल की अगर कंडक्ट करनी है तो कम से कम 50% जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनकी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। कोरम मतलब क्या होता है? तो अटेंडेंस। तो आपको ये दोनों याद रखना है, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए कोई सी भी डिसीजन पास करने के लिए, और 50% कोरम होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की। अब बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में। तो सेंट्रल वाटर कमीशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर स्टेट के बीच में क्या चल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं रहती है प्रीलिम्स में, राइट। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में देखेंगे। तो ये प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर रिसोर्सेज में काम करती है। ये अटैच्ड ऑफिस है, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर? तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये अटैच्ड ऑफिस है। इसे हेड कौन करता है? तो इसके चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए जाते हैं। फॉर्मेशन कब हुई है? तो 1945 में ये फॉर्म्ड हुई थी। और इसकी 3 विंग है, डिज़ाइन एंड रिसर्च विंग, रिवर मैनेजमेंट विंग एंड वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। तो 3 विंग में ये काम करती है। और सेंट्रल वाटर कमीशन कब एग्जिस्टेंस में आई? तो सेंट्रल वाटरवे इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन लाई गई थी 1945 में। किनके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एडवाइस पे ये पर्टिकुलर कमीशन लाई गई थी 1945 में। तो उसी के तहत ये सेंट्रल वाटर कमीशन बनी है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एडवाइस पे ये कमीशन बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वैसे, 2 बार तो इसे डिस्कस कर ही लिया अब तक हमने, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, पूछ सकती है कमीशन वगैरह यूपी से पूछती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये कॉड की मीटिंग जो हुई है उसके उस पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैत्री।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। याद रखनी है। ये क्यों लाई गई है? ताकि जो कंट्री है, क्वाड मेंबर की जो कंट्री है, वो मॉनिटर कर सके और अपनी जो सी वाटर है उसे, और उस सी वाटर में लॉ को इन्फोर्स कर सके और डिटरमाइन कर सके अनलॉफुल एक्शंस को। तो इंडिया ऐसी पहली ट्रेनिंग को कंडक्ट करेगी 2025 में। इंपॉर्टेंट है मैत्री, आपको याद रखनी है। तो एक स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, या आपसे पूछ सकती है कि मैत्री रिसेंटली लॉन्च की गई है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वैसे भी करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या मेंशन थी, तो कल हमने देखा था कॉड कैंसर मॉनसून प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए ये एक प्रोजेक्ट लाई गई है, जहाँ पे कंट्री इन्वेस्ट करेगी, फंड्स अलोकेट करेंगी, ताकि जो कॉड मेंबर्स हैं उन कंट्री में के अंदर अगर कोई सिटीजन को कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की इशू है, तो उससे वो फाइट कर सके, ट्रीटमेंट अपनी करा सके। तो याद रखिए, इसमें इंडिया $10 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये मैत्री है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऐसे आपसे पूछ ले, या तो कोर्ट के बारे में पूछेगी तो आपसे ये दोनों के बारे में भी स्टेटमेंट में पूछ ले यूपीएससी, ठीक है। अब इसमें मेंशन थी गावी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, आप याद रखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। काम क्या करती है? तो इम्यूनाइजेशन जो पूरे कंट्रीज है वहाँ पे वैक्सीन वगैरह ये प्रोवाइड करने की काम करती है। फाउंड कब हुई थी? तो 2002 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ इसकी है लोकेटेड, या कहाँ पे है ये गावी लोकेटेड? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो गावी क्या काम करती है? तो ये जो डोनर गवर्नमेंट है, राइट, जो फंड अलोकेट करते हैं गावी में, उनके साथ ये काम करती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के साथ ये काम करके जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसे आप पूरा करती है, और वैक्सीन प्रोवाइड करने की ये कोशिश करती है। तो गावी से ही हेल्प ली जाएगी ये क्वाड कैंसर मॉनसून मिशन में, इसलिए ये मेंशन थी, वो मैंने आपके लिए इसे भी यहाँ मेंशन कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब कॉड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है। इनिशिएट कब हुई है? तो 2007 में। कौन सी कंट्री के द्वारा की गई थी? तो जापान के द्वारा की गई है। 10 ईयर तक ये इनएक्टिव थी, और 2017 में आसियान की जो समिट हुई मनीला में, वहाँ इसे दोबारा रिवाइव किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि चाइना की बहुत ज़्यादा मिलिट्री और डिप्लोमेसी देखी गई है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसलिए इसे लाई गई थी। और जब आपको पता होगा कि इंडिया की, जापान की, यूनाइटेड स्टेट्स की और ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ नहीं पड़ती है, राइट, क्योंकि चाइना कुछ ज़्यादा ही यूनिलैटरली चीज़ें करती है, इसीलिए तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही क्वाड ग्रुप लाई गई थी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे जीडीपी की बात की गई है। जीडीपी की अभी जो बेस ईयर है जिस पे जीडीपी कैलकुलेट होती है इंडिया में, तो उसे चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे बेस ईयर क्या है? तो 2011 है, और 2011 से चेंज करके 2020 बेस ईयर करने के लिए अभी प्रपोजल दी गई थी, इसलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। अब हम हल्की फुल्की जानकारी देख लेंगे, बेसिक जानकारी देख लेंगे, जो हमारी प्रीलिम्स में हमें हेल्प करेगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म है जीडीपी की। ये क्या है? तो स्टैंडर्ड मेजर करने की एक टूल है, जो जितने भी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है विद इन कंट्री में एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, उसे ये मेजर करती है। अब फॉर्मूला क्या है, किस क्या क्या चीज़ जीडीपी के अंदर कवर्ड होती है, तो वो हम यहाँ देख लेंगे। प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो ये सारी चीज़ों को ऐड करके जीडीपी हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप हमें मिलती है। अब जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है, वो जीडीपी को कैलकुलेट करती है। और बेस ईयर अभी हम, मैंने आपको बताया 2011 है इसकी, जो 2020 में चेंज करने की बात की जा रही है। जीडीपी मेजर करती है, आपको याद रखनी है, डोमेस्टिक करेंसीज में ही ये मेजर होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये कैलकुलेट होती है, राइट, इसीलिए। और ये हमें आइडिया किस चीज़ की देती है? तो इकोनॉमिक साइज ऑफ नेशन। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने जीडीपी के बारे में देखा। अब आगे फर्दर डेवलपमेंट अगर होती है, क्या बेस ईयर चेंज वगैरह होगी, तो हम द हिंदू में आती है तो हम देखेंगे उसे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर दो कंट्री के बीच में ये बताई गई, यूएस और इंडिया के बीच में, ठीक है, कि यूक्रेन की जो ट्रिप हुई थी इंडिया के द्वारा, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया ग्लोबल की जो
कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उसे सप्रेस करने में। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल थी। इसमें G20 के बारे में बात की गई थी, तो G20 को हम एक बार देख लेंगे, और क्वाड के बारे में बात की गई थी, तो क्वाड तो हमने देख लिया, राइट। अब हम G20 देख लेते हैं जल्दी से। तो ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, आपको याद रखनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फोरम है जहाँ पे आप देख सकते हैं 19 सोवरेन कंट्री, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर है, क्योंकि ये फोरम है, राइट। ये काम क्या करती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाए या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात की जाए, तो इन सारी चीज़ों पे ये डील करती है। अब G20 आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज पर्टिकुलर इकोनॉमीज हो या डेवलपिंग कंट्री वाली उनकी खुद की इकोनॉमी हो, तो वो इसमें कवर्ड है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है। तो ये अकाउंट करती है 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को ये कवर करती है, 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये कवर करती है G20 ग्रुप, और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया को ये कवर करती है। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है G20 की बेसिक के बारे में अगर आपसे यूपीएससी पूछे तो, या आपसे ये चेंजेस करके जैसे 80 को यहाँ पे 70 कर दे या 90 कर दे, क्योंकि यूपीएससी की क्वेश्चंस में हमने देखा हुआ है कि जो भी फैक्ट्स रहती हैं, कोई डेटा रहती है, न्यूमेरिकल डेटा रहती है, उस पर यूपीएससी हर बार छेड़छाड़ करके आपसे पूछती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा। अब G20 फाउंड कब हुई थी, 1999 में ये हुई। क्यों फाउंड की गई थी, क्योंकि उस टाइम कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस देखी गई थी। अब G20 आपको याद रखनी है, ये लेटेस्ट सीरीज है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की इनिशिएटिव की। 18 G20 की सबमिट कहाँ हुई थी, तो आपको बिल्कुल ये पता होगा, न्यू दिल्ली में हुई थी, और ये 2023 में हुई थी। तो आपको याद रखनी है G20 की लेटेस्ट सबमिट कहाँ कंडक्ट की गई थी, तो न्यू दिल्ली में 2023 में 18 सबमिट हुई है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, ये पर्टिकुलर राइनो के बारे में न्यूज़ आई हुई है, जहाँ पे असम ने रिकॉर्ड किया कि 86% राइनो पोचिंग में ड्रॉप देखी गई है 2016 से। अब राइनोस के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है, जो आई बटन में इसकी लिंक है। आप इस वीडियो खत्म होने के बाद आप इस लिंक के थ्रू जाके ज़रूर देखें, क्योंकि राइनो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ये अगर वीडियो ख़त्म होती है तो आप चाहे तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उसी में राइनो के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में राइनो आ चुकी है, तो आपसे जानकारी यूपीएससी पूछ सकती है। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली बैक्टीरिया पे, इसे हम देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में हमसे यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि अजीबोगरीब टर्म्स वाली चीज़ें पूछती है, राइट, कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है या फॉसिल है या इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ऐसा करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो आपको याद रखनी है वैनकोमसिन, ये एंटीबायोटिक है जो फाइट करती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जो बैक्टीरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेफली लोकस ऑरियस, इससे फाइट करती है। तो इसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक वाली बैक्टीरिया पे इस आर्टिकल में मेंशन थी कि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जो बैक्टीरिया है यानी स्टेफलाइलोकस ऑरियस, इससे फाइट करने के लिए। तो ये दोनों जो नाम है वो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक इमेज आई हुई है एक माउंट पेंटली के बारे में, कि वहाँ पे ट्री को इम्प्लांट किया गया है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़फुल हो सकती है। या तो यूपीएससी ऐसा करे कि मैच द फॉलोइंग में आपसे माउंटेन और उसके सामने उसकी कंट्री के ऑरिजिन के बारे में पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है माउंट पेंटली ये कौन सी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड है। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, इसलिए ये आपके लिए मैंने कवर किया हुआ है। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतनी जानकारी है, उम्मीद करूंगा कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें साथ में, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।